3 अक्टूबर 1854 का ये खत, जिसमें कुछ नई बातें जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित चालू हुई हैं उनकी अ, गालिब एनालिसिस करते हैं मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम जो खत है उसमें। ये खत 45वां खत है इस पुस्तक गालिब के पत्र में। और यहाँ पर शायद हम लोग अपने जमाने में ये कंपेयर कर सकते हैं कि आज से समझिए 10 साल पहले, आज 13 अक्टूबर 2022 है, 2012-13 के समय रिमोट सेट टॉप बॉक्सेस से सडनली दूसरे प्रकार के रिमोट आने लगे और उनमें अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता था ये वो, पर उसकी काफी फजीयत चली। पर उसके बाद भी टीवी धीरे धीरे लोगों ने चलाना सीखा, बगैर अंग्रेजी पढ़े लोग भी सेट टॉप बॉक्सेस के रिमोट चलाने लगे, और आज भी शायद बिना हिंदी बिना उर्दू वाले जो सेट टॉप बॉक्सेस पर कैप्शंस रहते हैं उसको वो सिर्फ चिन्हित फॉर्म में देख के ऑपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला 3 अक्टूबर 1854 में चालू हुआ है कि नए प्रकार की पोस्टेज चालू हुई है, जिसको कि वो एक कंप्लेनिंग, कुछ शिकायत भरा खत अपने मित्र मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा है। थोड़ा लंबा है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भाई साहब, जी चाहता है बातें करने। हक ताला अब्दुल सलाम की माँ को शिफा स्वास्थ्य लाभ दें और उनके बच्चों पर रहम करें। ये जो तप और खांसी मुजमिन हो जाती है तो ये बीमारी नहीं है, रोग है। मुजमिन एज एन जीर्ण, जो खांसी जीर्ण कमजोर पड़ जाती है तो ये बीमारी ना रह के रोग बन जाती है। ये अपनी बात वो कह रहे हैं। इस तरह के मरीज बरसों जीते हैं और अगर किस्मत में होता है तो अच्छे भी हो जाते हैं। शायद इसके पहले खत में मुंशी ने किसी की खांसी और बीमारी के बारे में डिस्कशन चल रहा होगा, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि रोग और बीमारी में क्या फर्क है। जब वो खांसी थोड़ी सी खुश्क होके परमानेंट हो जाए तो फिर वो रोग का रूप धर लेती है उस उम्र में। ये बात इत्तला करी जा रही है, डिस्कशन का पॉइंट है। इस तरह के मरीज बरसों जीते हैं और अगर किस्मत में हो तो अच्छे भी हो जाते हैं। कुलसूम की माँ का दूध कुलसूम को माँ का दूध ना पिलाओ, दाई रख लो। मरीजा मरीजा जो है वो रोगनी, मतलब लेडी पेशेंट। मरीजा को भी इफाकत, चैन रहेगी और लड़की भी राहत पाएगी। दोनों के लिए यंग मदर को कैसे बच्चे को संभालना है, ये बात भी एक लाइन में कह रहे हैं। मुझको देखो, गम नदारी बुज बखर। यदि मनुष्य को चिंता ना हो तो बकरी खरीदो। ये बात बड़ी मजेदार है। ये हम लोग काफी कहते हैं कि अगर कोई परेशानी ना हो तो परेशानी मोल ले लो और गाय पाल लो, खरगोश पाल लो, तो दे दे रेप्लिकेट, और फिर आपको उनकी सारी चिंताएं करनी होंगी, उनके ध्यान रखना होगा। जो ध्यान नहीं रखते उनके लिए तो बात अलग है, पर आप उनके प्रति सजग हो जाएं। मुझको देखो न गमदारी मुझको देखो गम नदारी बुज बखर। यदि ये उन्होंने वही पर्शियन फ्रेज को इस्तेमाल किया जैसा हम लोग पहले के खतों में डिस्कस कर चुके हैं। कहा जैनुल अब्दीन और उसकी बीवी मरे और दो बच्चे छोड़ जाए और उनमें से एक मैं ले लूं। मुख्तसर कहता हूँ, संक्षिप्त में कहता हूँ कि आज 13वां दिन है कि हुसैन अली ने आंख नहीं खोली। दिन रात तप और गफलत और बेखुदी मूर्छा में रहता है। बेखुदी मूर्छा में रहता है कौन? हुसैन अली। कल 12वें दिन मुहसिल दिया था, 4 दस्त आए। मदार 2-4 बार दवा और 1-2 आशे जौ पर है। ये पेशेंट जो है कुछ खा ही नहीं रहा है, 2-4 बार दवा लेता है और 1-2 आशे जौ, जौ का हरीफा पर है। अंजाम अच्छा नजर नहीं आता। दादी उसकी बीमार, रोज दोपहर को लर्जा चढ़ता है। आखिर आखिर रोज शाम के वक्त
फुर्सत हो जाती है। पूरे दिन भर उसकी तीमारदारी चलती है और फिर शाम आते आते सब थक जाते हैं। जोहर कज़ा, उपरान की नमाज और अस्र, दिन ढलने की नमाज वक्त पर पढ़ लेती हैं। दादी ये सब उसके साथ करती हैं, उसकी मदद करती हैं और फिर शाम की नमाज और रात की नमाज पढ़ लेती हैं। तमाशा ये है कि तारीख दोनों के तब की एक है। भाई बीवी को तो इतनी फिक्र नहीं, लेकिन हुसैन अली की बीमारी ने मार डाला। मैं उसको बहुत चाहता हूँ, खुदा उसको बचा ले और मैं उसको दुनिया में छोड़ जाऊं। सूख कर कांटा हो गया है। मैंने आगे तुमको नहीं लिखा। यहाँ बड़ी बीमारी फैल रही है और कोई बीमारी ये तपे है रंगारंग बेशतर बारी कि यानी अगर घर में 10 आदमी हैं तो 6 बीमार होंगे और 4 तंदुरुस्त, और उन 6 में से 3 अच्छे हो जाएंगे तो वो 4 बीमार होंगे। मतलब सब तरफ बीमारी फैली हुई है। आजकल अंजाम बेखैर था, अब लोग मरने लगे। हवा में सम्मियत, जहरीलापन पैदा हो गया है। ये किस्से तो यूं रहे, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। Often, even in hard circumstances, he doesn't leave his poetic uh, stance towards life. रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। अब वो डाक वाली बात जो हम लोगों ने शुरुआत में कही कि डाक नए प्रकार के आए थे। दिस लेटर इज फुल ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट लाइफ एंड द ट्रबल दैट ही इज फेसिंग। ऑफ्टन टाइम्स बिकॉज ये कन्वर्सेशनल खत हैं तो अपने दिल की बात बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये डाक का सरिश्ता क्या बिगड़ा, मैंने अपने नजदीक अजरूए एहतियात बैरंग खत भेजना इख्तियार किया था। अब देखिए ये बात क्या है कि पुराने जमाने में, और पुराना जमाना क्या, आज से कुछ सालों पहले तक ये एक बात चलती थी कि टिकट लगा के डाक भेजो। एंड ऑफन टाइम्स राखी, दिवाली, दशहरा जब ज्यादा पोस्टेज हो जाती थी तो पोस्टेज की साइकिल बिगड़ जाती थी। जब बिगड़ जाती थी तो फिर वही वो स्टैंप वेस्ट हो जाते थे। स्टैंप वेस्ट होने का मतलब बड़ा भारी इशू है। कई बार लोग पोस्ट ऑफिस तक जाके वो स्टैंप्स की डिस्कशन करते हैं, हमने 5 रुपए का स्टैंप का 50 पैसे का स्टैंप लगाया, इस प्रकार की बातें चलती थी। तो एक तरीका कुछ लोग इख्तियार करते थे, वो इसमें तब से आज से 100-150 साल पहले भी वही था कि बैरंग खत, मीनिंग उसके ऊपर आप स्टैंप मत लगाइए तो वो डेफिनेटली डिलीवर हो जाएगा, बिकॉज दे हैव टू कलेक्ट द स्टैंप ड्यूटी एंड द पेनल्टी। तो ये डाक का सरिश्ता क्या बिगड़ा, मैंने अपने नजदीक अजरूहे एहतियात बैरंग खत भेजना इख्तियार किया था। अजरूहे एहतियात, सावधानी की दृष्टि से, सावधानी, तो ही वांट्स टू मेक श्योर दैट हिज लेटर्स आर डिलीवर्ड। तो अजरूहे एहतियात, सावधानी की दृष्टि से बैरंग खत लिखना, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। स्टैंप देना अच्छी बात है, लेकिन चूंकि खत डिलीवर नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने बैरंग खत भेजना चालू किया। गो बुमुक्त किए वहम हो, खत जब डाक घर में आ जाता था रसीद मिलती थी। ये पुरानी पोस्टेज व्यवस्था थी। पोस्ट पेड की लाल मुहर, बैरंग की स्याह मुहर खातिर जमा हो जाती थी। पोस्ट पेड अगर आपने पहले से भेजा तो उस पर रेड कलर का स्टैंप लगेगा, और बैरंग जिस पर स्टैंप नहीं है उस पर ब्लैक कलर की सील लग के खातिर जमा, बी रेस्ट अश्योर्ड दैट इट विल एक्चुअली बी डिलीवर्ड। ये पुराने सिस्टम की बात हो रही है। डाक किताब को देखकर याद आ जाता था कि फलाना खत किस दिन भेजा है और किस तरह भेजा है। अब डाकघर में एक संदूक है, मुंह खुला हुआ, न रसीद, न मुहर, न मुशाहिदा। कोई भी साक्षी नहीं, ना मुशाहिदा, कोई भी साक्षी नहीं। आप वहां पर एक संदूक रखा हुआ। दिस द फर्स्ट टाइम दैट अ पोस्ट बॉक्स हैज अपीयर्ड इन द दिल्ली पोस्ट ऑफिस एंड यू हैव टू जस्ट डिलीवर इट देयर। एंड उसके अलावा कुछ नहीं। इसके पहले वो हरकारे के बीच में जो सिस्टम चालू हुआ कि जहां पर आप जाके बैरंग भी देख सकते हैं, किताब में देख लीजिए कि डिलीवर हो गई। तो ये डाक व्यवस्था
का भी एक चित्रण हो रहा है यहाँ पर कि हाउ इट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। खुदा जाने वो खत रवाना होगा या ना होगा, क्योंकि हमने तो संदूक में डाल दिया, अब हमको मालूम नहीं और कोई एविडेंस भी नहीं दिखता। अगर रवाना भी हुआ तो वहां पहुंचने पर डाक के हरकारे को न इनाम का लालच, न सरकार को महसूल की तमा। महसूल मतलब महसूल की तमा मीनिंग वो जो बैरंग खत है उसको उसकी पोस्टेज कलेक्ट करने का जो लोभ है वो सरकार को नहीं है, क्योंकि अब मालूम भी नहीं कि उसमें पड़ा है कि नहीं पड़ा, पड़ा है तो आगे मूव करेगा कि नहीं पूरे, अगर बिना स्टैंप के डाल दिया तो उसका क्या होगा। ये जो है इशू क्लियर नहीं है नए सिस्टम में। अगर रवाना भी हुआ तो वहां पहुंचने पर डाक के हरकारे को न इनाम का लालच, न सरकार को महसूल की तमा। न दिया हरकारे को या दिया, ये भी नहीं क्लियर। दिया गया है हरकारे, उसमें से निकल के संदूक से हरकारे तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये बात भी क्लियर नहीं है। हरकारे ने ना पहुंचाया। अगर खत ना पहुंचा तो भेजने वाला किस दस्तावेज से दावा करेगा। वहां पर कोई ऐसी बुक नहीं है जिसके ऊपर आप साइन करके कह दिए हमने डिलीवर किया था। तो ये न्यू सिस्टम जो लॉन्च हुआ है इससे हमारी पोस्टेज जो है वो प्रॉब्लम हो रही है और मेरे खत परेशान हो रहे हैं। तो मुंशी जी तुम इस बात को जरा नोट करो। मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम ये खत है। आगे कह रहे हैं मगर हाँ 4 आने देकर रजिस्ट्री करवाइए। नाउ इज कंप्लेनिंग इवन मोर कि अब आपको 4 आने देकर रजिस्ट्री करवाइए। हम दूसरे तीसरे दिन जा बजा खत भेजने वाले रुपए 8 आने रजिस्ट्री की कहाँ से लाएं। हम आई एम राइटिंग इट सो फ्रीक्वेंटली, मैं बहुत फ्रीक्वेंट लेटर लिखता हूं, तो अब हर बार के लिए मैं 4 आने दूं तो 8 आने कहां से लाएं। अब अहनान कभी कभी हमने 3 माशे समझकर आध आने का स्टैंप लगा दिया, वो खत 2 रत्ती बढ़ती निकला। अब ये भी बात चालू हो रही है कि तोल हो रही है। नाउ देयर वेइंग द पोस्ट, तो जो उसमें कुछ पैसे लगा दिए आधे आने के, तो वो खत 2 रत्ती बढ़ता निकला, 2 रत्ती उसका वेट ज्यादा था। मखदूबले जिसे पत्र लिखा गया था से दूना महसूल लिया गया। मतलब मैंने आधे आने यहाँ दिए, वहां पर उससे जो आधे आने का डबल लिया गया, क्योंकि इट वॉज स्लाइटली ओवर वेट। ये भी एक बड़ी भारी कंप्लेंट है। 2 चीजें चल रही हैं, एक तो उसमें कोई रिसिप्ट का कोई मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा, दूसरा उसका वजन लिया जा रहा है। वजन ज्यादा होने पर मैंने अंदाज से आधा आना लगाया था, लेकिन जिसके पास मकतूब अलेफ के जिनके पास भेजा गया था वहां पर उनसे डबल डिलीवरी गई। खाई न खाई कांटा कांटा बांटा रखिए। कांटे का खार खार अलग। कांटे पर अब आप अपने घर पर एक मतलब इस कंप्लेनिंग की क्या मैं घर पर अपने एक छोटा वजन लेने की मशीन रखूं। कांटे का खार खार अलग, तोलने का किस्सा अलग। अब खत लिखो तो ये सब भी देखो। खत भेजना ना हुआ, एक झगड़ा हुआ, एक मुसीबत हुई। आज 10वीं मुहर्रम को ये खत लिखा है, कल स्टाम्प के टुकड़े मंगाऊंगा, सरनामे पर लगाकर रवाना करूंगा। अंधेरी कोठरी का तीर है, लगा लगा ना लगा ना लगा। देर इज नो अश्योरेंस कि ये डिलीवर होगा कि नहीं होगा। बड़ी अच्छी से उस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आज 10वीं मुहर्रम को ये खत लिखा है, जो अभी वाला खत है, कल स्टाम्प के टुकड़े मंगवाऊंगा, सरनामे पर लगाकर रवाना करूंगा। उसके ऊपर सरनामा मीनिंग आई पुट इट एट द राइट प्लेस। अंधेरी कोठरी का तीर है, लगा लगा ना लगा ना लगा। खुदा के वास्ते इस खत का जवाब जल्द लिखना। अब्दुल सलाम की माँ का मुफस्सल हाल लिखना। बदवास हूँ, मुझको माफ करना। हाफिज जी को दुआ, मुंशी अब्दुल लतीफ को दुआ। So this kind of describes the change that has happened in the postage process.